हेलो स्टूडेंट, लॉयर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय नंबर 6 फिजिक्स 11th में कार्य ऊर्जा शक्ति को स्टार्ट करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो सबसे पहले मैं आपको कार्य पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा और उसके बाद पढ़ेंगे शक्ति। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय नंबर 5 गति के नियम में बल के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब बल के बाद का जो टॉपिक है ये है कार्य। कार्य हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्य क्या होता है, फिजिक्स में क्या होता है। देखिए, फिजिक्स में जो कार्य होता है, कार्य वो तभी माना जाता है, फिजिक्स में कार्य तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाए, बाह्य बल लगाया जाए, तो उसमें क्या हो, विस्थापन हो, वो अपनी स्थिति से क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं तो हम लोगों ने क्या किया, एक पत्थर लिया। मान लो हम लोगों ने क्या किया, एक पत्थर या कोई वस्तु हो सकती है, जैसे मैंने पत्थर ले लिया। अब इस पर मैंने क्या किया, इस तरफ से मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया, एक बल लगाया, और इस बल की वजह से ये जो पत्थर है ये इस पृथ्वी की क्षैतिज तल से क्या हो जाता है, अपनी जगह को यहाँ से यहाँ परिवर्तित कर देता है। तो पत्थर यहाँ से यहाँ आ गया, तो यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, विस्थापन हो गया। विस्थापन, यहाँ पे हम लोग विस्थापन को लेके चलने वाले हैं डी। ठीक है, विस्थापन का लेने वाला डी। तो इस प्रकार से अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए तो उस वस्तु में विस्थापन हो जाए, तो इसे हम लोग इस बल द्वारा किया गया कार्य कहेंगे। बल द्वारा किया गया कार्य कहेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कोई वस्तु हो सकती है, यहाँ पे कोई वस्तु हो, उसमें विस्थापन होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम सोचते हैं तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि हम सोचने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन रियल में फिजिक्स जो है वो ये मानता है कि कोई वस्तु, कोई फिजिकल वस्तु जो क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाए बल लगाने से, तभी उसे क्या कहा जाएगा, कार्य माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आपको लोगों में कार्य की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमीय सूत्र, सहित, अदिश सब बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपने चित्र बता दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी सूत्र बताते हैं सबसे, और सूत्र के बाद में आपको परिभाषा जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो कार्य का जो सूत्र आता है, सबसे पहला सूत्र, कार्य का जो सबसे पहला सूत्र आता है हिंदी में, वो है बल गुणा में विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो इसको देख करके आप इसको परिभाषित कर सकते हो। जैसे कि राइट में जाना, बराबर की राइट में जाना, और देखना कि यहाँ पे क्या है, बल है, और यहाँ पे क्या है, विस्थापन है। और ये बल कौन सा है, ये वाला। चित्र भी देखना और यहाँ पे विस्थापन भी देखना। ठीक है, तो देखो, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए तो उस वस्तु में हुए विस्थापन, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए तो उस वस्तु में हुए विस्थापन और उस बाह्य बल के गुणनफल को उस वस्तु पर किया गया कार्य कहते हैं। इसको ऐसे ही बोल सकते हो, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस वस्तु में हुए विस्थापन के गुणनफल को उस वस्तु पर कार्य करते हैं। और ये कार्य है ये बल द्वारा किया जाएगा। हम लोग कर रहे हैं, लेकिन रियल में हम लोग बल लगा रहे हैं, तो बल द्वारा ही कार्य हो रहा है, ऐसा माना जाएगा। तो ये हो गया कार्य का सबसे पहला सूत्र। इसको हम लोग अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें अंग्रेजी में बदलने के लिए आपको बता देता हूँ कि हम लोग कार्य को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क, तो इसे हम लोग W से निरूपित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका जो संकेत आने वाला है वो आने वाला है W, इसे हम W से निरूपित करते हैं। ठीक है, और बल को तो ऑलरेडी जानते हैं, F से निरूपित करते हैं। और विस्थापन के लिए मैंने बता दिया था, यहाँ पे D वर्ड यूज करूंगा करके। ठीक है, D कहीं कहीं पे क्या होता है, इसी को डेल्टा X भी लिखा जाता है। ठीक है, विस्थापन के लिए डेल्टा S भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो बल गुणित विस्थापन, इसे चाहो तो आप ओनली FD भी लिख सकते हो, तो FD ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सब फार्मूले होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये पहला फार्मूला है, और भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे भी जाते हैं और इसके बारे में और ही हम देखते हैं कि अगर मैंने बल को अगर ऐसा लगाया है, मैं खिंचाव बल भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने बल को ऐसा लगाया, यानी तिरछा, यानी कुछ कोण बनाते हुए लगाया, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने इसी को ऐसा ले लिया कि मैंने एक वस्तु लिया और इस पर मैंने बल कुछ इस प्रकार का लगाया, इस पर मैंने वस्तु को कुछ इस प्रकार से बल लगाया, इस प्रकार से मैंने F बल आरोपित किया। ठीक है, ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थीटा कोण बनाया है। थीटा कोण बनाते हुए इस क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, इसको क्षैतिज ही माना कीजिएगा। ठीक है, ये क्षैतिज के समांतर है तो ये क्षैतिज ही माना जाएगा। तो मान लो मैंने थीटा कोण बनाते हुए किसी वस्तु पर क्या लगाया, बल लगाया, और इस वस्तु में विस्थापन भी हो गया। ठीक है, वस्तु जो है विस्थापित भी हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, विस्थापित हो गई। चूंकि विस्थापन एक सदिश राशि है और बल एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इसे हम लोग अगर हम बल को अगर किसी वस्तु पर क्या लगाए, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए लगाए, तो उस बल का जो फॉर्मूला होगा, उस कार्य का जो फॉर्मूला होगा, जो कार्य होगा उसका फॉर्मूला होगा बल सदिश। ठीक है, सदिश रूप में मैं नहीं बताता हूँ, नॉर्मल बताता हूँ, FD, और यहाँ पे लिखेंगे cos
थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये बल का दूसरा सूत्र निकल के आया जिसमें आता है थीटा। ये जो थीटा है ये यहाँ पे है, जो कि बल और विस्थापन के मध्य का कोण है। ये आप समझ सकते हो कि ये बल हो गया और ये विस्थापन हो गया, इनके मध्य का एक प्रकार का देखा जाए तो कोण ही होता है। यहाँ पे cos थीटा क्यों आया, इसको मैं बता सकता हूँ। cos थीटा इसलिए आया क्योंकि जब हम बल लगाते हैं तो ये बल का दो समकोणीय घटक में इसका क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। क्योंकि बल ऐसा लग रहा है तो वियोजन भी इस प्रकार का ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से जिधर बल लगाया जाएगा उधर ही वियोजन हो जाएगा। तो अगर जिधर कोण नहीं बनता उधर लिखते हैं f sin थीटा। ठीक है, और जिधर कोण बनता है, देखो यहाँ पे कोण बन रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे f cos थीटा, f cos थीटा। और आप देख पा रहे होंगे यही बल जो है इस वस्तु को क्या करेगी, ये cos थीटा जो है इसी वस्तु के शब्द की, इसलिए आप देख पा रहे होंगे f cos थीटा आएगा। ये जो वस्तु, ये जो f sin थीटा है ये लंबवत लग रहा है, ऊपर से लग रहा है, इसका कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये वस्तु केवल यहाँ पे दब जाएगी लेकिन इसका विस्थापन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं इस दिशा में विस्थापन हो, इसलिए यहाँ पे fd cos थीटा आता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको आगे और सॉल्व करूँ, जिसको आप लिख सकते हो w बराबर f और d दो सदिश राशि है, तो बल सदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। चूंकि यहाँ पे cos थीटा आता है, इस cos थीटा की वजह से हम लोग यहाँ पे डॉट लिखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अदिश गुणनफल। क्या कहा जाता है, अदिश गुणनफल। और हम जानते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होती है। अतः यह साबित हो गया कि कार्य जो है वो एक अदिश राशि होती है। कार्य कैसी होती है, कार्य एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि, ये मैंने आप लोगों को इस फार्मूले से बता दिया। ये कार्य का पहला फार्मूला है। अगर मैंने बल ऐसा लगाया है, चाहे मैं ऐसे करके धकेलूं या फिर खींचूं, तो मेरे पास जो बल का सूत्र आएगा वो एफ डी आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसकी कोण पर बनाते हुए अगर बल लगाऊं और कुछ विस्थापन हो जाए तो उस सूत्र होगा, उसका जो सूत्र होगा W बराबर एफ डी कॉस थीटा, जहाँ पे जो थीटा है वो बल और विस्थापन के मध्य का कोण होता है। और इसे साबित हो जाता है कि बल एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। बल के कार्य जो है एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो कार्य के बारे में और भी आगे देखते हैं। कार्य की मैंने परिभाषा बता दिया, संकेत बता दिया और उसका दिशा बता दिया। इसकी कोई दिशा नहीं होती, ये अदिश राशि होती है। ठीक है, और भी चलो चलते हैं और कार्य के बारे में और भी कुछ समझते हैं। तो मैं इसे हटा देने वाला हूं और कार्य के बारे में और देखते हैं, जो कि हम लोग कार्य के बारे में समझ चुके हैं। पहला फार्मूला एफ डी, तो इसी से मैं आप लोगों को हर चीज बताऊंगा। जैसे आप लोगों को इसका मात्रक बताऊंगा मैं, तो कार्य का हम लोग मात्रक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मात्रक। अब मात्रक में दो चीजें देखते हैं हम लोग। पहला मात्रक देखते हैं एसआई मात्रक, दूसरा देखते हैं हम लोग सीजीएस मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो भागों में बांट करके आपको समझाने वाला हूँ। एसआई मात्रक जो होता है, शॉर्ट में अगर याद रखो तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, और सीजीएस मात्रक जो होता है शॉर्टकट में वो होता है अर्घ होता है, जूल अर्घ। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात और याद रखना है कि एक जूल में 10 की घात 7 अर्घ होता है। ठीक है, ये आप शॉर्ट में याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, और अगर मैं इसको मात्रक, अगर मेरे को जूल याद नहीं आया, जूल जो कि जे से निरूपित करते हैं, अर्घ जो कि हम लोग, ठीक है, जूल इसको हम लोग अर्घ ARG लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपको जूल और अर्घ याद नहीं आया तो आप इसके सूत्र से बना सकते हैं, परिभाषा इसका मात्रक बना सकते हैं। जैसे बल है और विस्थापन है, बल के लिए हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं एसआई पद्धति में, और विस्थापन के लिए मीटर लिख सकते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है, या फिर ऐसा करके न्यूटन मीटर हो जाता है। ठीक है, न्यूटन मीटर शॉर्टकट में। ठीक है, और अगर हम लोग इसका एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक बनाना चाहते हैं तो न्यूटन के लिए क्या लिख सकते हैं, डाइन लिख सकते हैं, डाइन। और मीटर के लिए क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक हो जाएगा। तो ऐसे आप मात्रक लिख सकते हो। अब रह गई सवाल इसकी विमी सूत्र में, तो विमी सूत्र हम लोग चलो बनाते हैं। विमी सूत्र बना के दिखाते हैं, विमी सूत्र। ठीक है, और विमी सूत्र बनाने के लिए आपको सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा, इसी सूत्र का। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। अगर आपको कार्य का विमी सूत्र चाहिए तो बल का और विस्थापन का वेग सूत्र पता होना चाहिए, जो कि हम जानते हैं। बल का जो वेग सूत्र होता है मैंने पहले ही बता दिया था, mLT-2। ठीक है, और दूरी के लिए क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, विस्थापन के लिए भी L लिखते हैं। ठीक है, तो W का जो विमी सूत्र निकल के आने वाला है वो निकल के आने वाला है इसके लिए बल के लिए होता है mLT-2, ये हो गया। और यहाँ पे दूरी के लिए या विस्थापन के लिए हम लोग लिखते हैं L। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे अगर मैं L की घात और L की घात को यहाँ पे जोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ पे सामने सामने में है, गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, mL2T-2। mL2T-2 इसका क्या हो जाएगा, विमी सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा कार्य का विमी सूत्र, कार्य का विमी सूत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कार्य के बारे में बहुत सारी बातें देख ली है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कार्य की विभिन्न स्थितियों को लेकर चलते हैं और ये देखते हैं कि कार्य जो है वो उसकी प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग विभिन्न स्थितियों को लेकर चलने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो कार्य के बारे में चलो और भी बातें समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, अगर हम लोग किसी कोण बनाते हुए अगर बल लगाया जाए तो उसके द्वारा किया जो कार्य होता है वो होता है एफ डी कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पे सिचुएशन लूंगा क्योंकि यहाँ पे थीटा आ गया है, थीटा। ठीक है, तो थीटा आ गया है तो तीन कंडीशन लेंगे।
ठीक है। तीन कंडीशन, पहला कंडीशन लेंगे कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दें, दूसरा कंडीशन लेंगे कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दें, और तीसरा कंडीशन लेंगे थीटा की वैल्यू क्या रख दें 180 डिग्री रख दें। ठीक है, तीन कंडीशन हम लोग लिया करते हैं। ठीक है, कोण अगर आ जाता तो देखो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दूँ यहाँ पे तो W बराबर क्या हो जाएगा, अगर इस फार्मूले में रख दिया जाए तो FD और cos 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा इतना वैल्यू, तो FD बचेगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा FD। ये जो कार्य आया ये अधिकतम कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकतम कार्य कहलाता है। अतः अगर बल और विस्थापन, ये बल और विस्थापन के मध्य कोण अगर 0 डिग्री हो या फिर वो एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो, अगर वो एक ही जैसे कि एग्जाम्पल बताऊँ तो ये वस्तु हो गई, विस्थापन भी इधर हो जा रहा है मान लो, और कार्य भी आप बल भी आप इधर ही लगा रहे हो। देखो दोनों की दिशा क्या है, सेम है, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर सेम हो तो उस स्थिति में बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या निकलेगा, अधिकतम निकलेगा और पॉजिटिव निकलेगा, धनात्मक निकलेगा। यहाँ से साबित हो गया कि बल जो है वो धनात्मक भी होती है। ठीक है, हो गया, आगे देखते हैं। ठीक है, अगर मैं थीटा की जगह 90 डिग्री रख दूँ तो W बराबर क्या हो जाएगा, FD cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है, तो ये पूरा गुणा में है, 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो W बराबर 0 यानी कि शून्य हो गया। ठीक है, क्या हो गया, शून्य। अतः बोल सकते हैं कि यदि हम किसी वस्तु पर बल विस्थापन के लंबवत लगा दिया जाए, अगर हम लोग विस्थापन मान लो इधर हो रहा है और बल हम लोगों ने इसके लंबवत लगा दिया ऐसे कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है। बल की दिशा और विस्थापन की दिशा इस प्रकार रखी जाए कि भैया यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, आपस में लंबवत हो, समकोण बना रहा हो। ठीक है, तो इस स्थिति में उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। यही बात याद रखिएगा। एक और कंडीशन है कि अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये 270 डिग्री बन जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से देखो तो 270 डिग्री बन जाता है, तो ये जो कोण है 270 डिग्री है। 270 डिग्री कंडीशन में भी जो कार्य आता है वो शून्य ही आता है, क्योंकि cos 270 डिग्री का मान भी क्या होता है, शून्य ही होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख दूं तो W बराबर क्या हो जाएगा, FD cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। FD, ठीक है, यहाँ पे F आया और यहाँ पे D चल ही रहा है अपने पास, और गुणा में क्या आ जाएगा, -1। ये -1 से गुणा करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो FD हो जाएगा। क्योंकि इसको देख के लग रहा है कि ऋणात्मक हो गया, और ऋणात्मक वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, तो इस स्थिति में सबसे ज़्यादा न्यूनतम आपको मिलने वाला जो है वो 180 डिग्री पे, यानी कि अगर मैं वस्तु ऐसी है, विस्थापन इधर होना चाहिए था लेकिन हम लोग बल इधर लगा दिए, तो विस्थापन और बल की जो दिशा है वो विपरीत हो जाए, अगर ऐसा बल हो तो वहां पर जो बल आएगा वो सबसे न्यूनतम आएगा। विस्थापन उधर होना चाहता है लेकिन बल आप इधर लगा रहे हो, तो इस स्थिति में जो कार्य माना जाएगा वो सबसे न्यूनतम माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने समझ लिए होंगे कि कार्य का मान ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और धनात्मक भी होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉजिटिव भी है। अतः कार्य की 3 प्रकृति होती है, वो धनात्मक भी होता है, वो ऋणात्मक भी होता है, वो शून्य भी होता है। आपको मैं एक एग्जांपल रियल लाइफ बताता हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। जैसे कि हम लोग अगर मैं धनात्मक कार्य की बात करूँ, ठीक है, धनात्मक है, तो अगर आप किसी वस्तु को धकेलते हो, जैसे कि आप लोग किसी दरवाजे को धकेलते हो तो इधर धकेलते हो, उधर ही क्या होता है वो मतलब एक प्रकार से उधर चला जाता है। इसका मतलब उस पर किया गया कार्य क्या है, धनात्मक है। ठीक है, और एक बात है, जैसे कि किसी वस्तु को आप गिराते हो, जैसे यहाँ पे गिराया मैंने, तो गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे खींच रही है और उधर ही आप क्या कर रहे हो, वस्तु को गिरा रहे हैं, विस्थापन उधर ही हो रहा है। जिधर वस्तु का बल उधर विस्थापन हो जाए तो उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। ठीक है, फिर उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बल की जो कार्य को धनात्मक दर्शाता है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ शून्य कार्य। शून्य कार्य क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, शून्य कार्य वह होगा जिसमें क्या होगा, लंबवत बल लगेंगे। ठीक है, बल जो है वो विस्थापन के क्या होगा, लंबवत होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कोई व्यक्ति है, कुली है, जो क्या करता है, प्लेटफॉर्म पर क्या करता है, किसी भार को लेकर के चल रहा है। ठीक है, और देखो प्लेटफॉर्म पर अगर भार लेकर चल रहा है तो भार ऊपर में है, भार का जो दिशा होता है वो नीचे तरफ होता है, उसकी जो वस्तु का जो भार होगा नीचे की तरफ होगा, और गुरुत्वाकर्षण भी क्या करती है, नीचे की तरफ ही काम करती है। वस्तु वहीं पे क्या होती है, संयोजित रह जाती है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि वस्तु संतुलन में रह जाती है, यानी वो वस्तु वहां से हट नहीं पा रही है, विस्थापन नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर आप क्या मानोगे, तो कार्य है वो क्या माना जाएगा, शून्य जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य जो है वो शून्य हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक वस्तु ली, यहाँ पे इधर से बल लगाया या फिर इधर से बल लगाया, इस वस्तु पर कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस पर क्या हो जाएगा, कार्य शून्य माना जाएगा।
या फिर कोई वस्तु जो है वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, एक अभिकेंद्र बल जो कि केंद्र की दिशा में होती है, एक अपकेंद्र बल जो कि केंद्र की विपरीत दिशा में होती है। तो वस्तु का विस्थापन नहीं हो पाता है, अतः क्या माना जाएगा, उसका जो उस पर जो द्वितीय कार्य जो है वो क्या है, शून्य माना जाएगा। ठीक है। और ऋणात्मक कार्य वो है जैसे कि अगर मैं मान लो कि मेरे पास एक वस्तु है जो कि किसी नत समतल पर, नत समतल इसको बोलते हैं, इस पर कोई वस्तु जो है इस दिशा में खिसक रही है, मतलब विस्थापन इधर हो रहा है। ठीक है। और हम लोग जानते हैं घर्षण बल जो है इधर कार्य करता है, तो ये जो घर्षण बल है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, घर्षण बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। तो विपरीत दिशा में अगर बात आती है तो ऋणात्मक कार्य कहा जाता है। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य को दर्शाते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आप लोगों ने बल कार्य के बारे में बहुत कुछ जाना है। ठीक है। और भी हम लोग आगे वीडियो में कार्य के बारे में और भी कुछ समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग ऊर्जा शक्ति को इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट तरीके से खत्म करेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।